तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की ही तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु आलू की फसल को पाले से बचाने के उपाय। सूखे चारे की पौष्टिकता बढ़ाने हेतु किसान कैसे करें चारे को यूरिया से उपचारित। फल बागों को क्षति पहुंचाने वाले मिलीबग कीट के नियंत्रण पर जानकारी। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल लगाई हुई है, वो इस समय फसल को पाले से बचाने के लिए कौन कौन से जरूरी उपायों को अपनाएं, जिससे कि उन्हें गुणवत्ता युक्त अधिक उपज की प्राप्ति हो सके। इस विषय पर जानकारी के लिए चले मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर राजीव से। किसान भाइयों, इस समय आलू की फसल लगभग 2 माह की है, जिसका उचित देखभाल करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में किसानों की आर्थिक स्थिति केवल आलू के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो जितनी भी उपलब्ध तकनीकें हैं, जितनी भी जानकारी हैं, सभी का अपनी खेती में समावेश करेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाई एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। दिन प्रतिदिन पाले का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसान भाई अपनी आलू की फसल को पाले से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। पाले से फसल बचाने के लिए किसान भाई नियमित रूप से 7 से 10 दिन के अंतराल पर मिट्टी की दशा के अनुसार सिंचाई करते रहें। ये ध्यान अवश्य रखें कि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे और जल भराव भी न हो। यदि मिट्टी में नमी की कमी होगी तो पाला अधिक नुकसान करेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों अपने खेत के चारों ओर अपना घास फूस पुआल फसल के अवशेष जलाकर धुआं कर देना चाहिए। यदि धुआं रहे किसान भाई करेंगे तो आलू की फसल पर पाले का नुकसान कम होगा। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है, जहाँ पर किसान भाइयों की फसल कमज़ोर है या फसल की बढ़वार कम हो रही है, तो ऐसी फसलों में पाला अत्यधिक नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई अपनी फसल पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का पर्याय छिड़काव करें। इसके लिए 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 500 ग्राम फेरस सल्फेट, 250 से 300 ग्राम बोरेक्स को 100 लीटर पानी में मिलाकर इसका पर्याय छिड़काव किया जाता है। पहला छिड़काव आप जितना यथासंभव हो सके जल्दी करना चाहिए। पहले छिड़काव से 12 से 15 दिन के अंतराल पर आप इसका दूसरा छिड़काव करते हैं। यदि सूक्ष्म पोषक तत्वों का आप पर्याय छिड़काव आप आलू की फसल पर करते हैं तो फसल आपकी स्वस्थ होगी, मजबूत होगी और उस पर पाले का नुकसान कम होगा। इसके साथ साथ जो वर्तमान समय में महत्वपूर्ण पहलू आता है वो फसल सुरक्षा का आता है। किसान भाइयों, 2 बड़ी भयानक बीमारी आलू की फसल में लगती है, एक पिछेता झुलसा और एक अगेता झुलसा। आलू की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में एक है अगेती झुलसा रोग। ये एक फफूंदी जनित रोग है। इस रोग का समय से नियंत्रण न करने पर यह फसल को काफी क्षति पहुंचाता है। तो क्या है इस रोग की पहचान तथा कैसे करें इस रोग की रोकथाम,
सर्वप्रथम पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। पहले पत्तियों की निचली सतह पर आक्रमण होता है और धीरे धीरे रोग का प्रसार ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए स्वस्थ बीज का प्रयोग किसान भाइयों ने निश्चित रूप से किया होगा, लेकिन जहां पर यदि आपको दिखाई पड़ रहा है कि कोई रोगग्रस्त पौधा है तो उस पौधे को आप उखाड़ कर नष्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी फसल पर डाइथेन M45 का 0.2% का पर्णीय छिड़काव करें और जहां इसके पश्चात 12 से 15 दिन के बाद आप मेटल एक्जल युक्त रसायन का 0.25% की दर से आप पर्णीय छिड़काव करते हैं। इस समय वातावरण में अधिक नमी के कारण आलू की फसल में सबसे ज्यादा पछेती झुलसा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, परंतु हमारे कुछ किसान भाई इस रोग का समय से नियंत्रण नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है। तो क्या है इस रोग के लक्षण और नियंत्रण उपाय? आरंभ में पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो 1-2 दिन में ही पानी युक्त धब्बों में बदल जाते हैं। शुरू में इस रोग में पत्तियों का किनारा झुलसना शुरू होता है, बाद में पूरी पत्ती झुलस जाती है और इस रोग में अधिक प्रकोप होने पर पत्तियों की निचली सतहों पर सफेद या भूरे रंग की रुई के समान फफूंदी दिखाई पड़ती है। इस रोग की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम जो रोगग्रस्त पौधा है उसको आप उखाड़ कर नष्ट कर दें। इसके बाद रासायनिक उपचार के लिए डाइथेन M45 का 0.2% का पर्णीय छिड़काव करें और इसके 12 से 15 दिन के पश्चात मेटल एक्जल युक्त रसायन का 0.25% का आप पर्णीय छिड़काव करने से पछेती झुलसा रोग की रोकथाम आसानी से हो जाती है। इसके बाद मोजैक रोग आता है। मोजैक रोग आलू की फसल पर कई तरह के विषाणुओं का प्रकोप होता है तो उनसे मोजैक रोग लगता है। इसका जो प्रभावी नियंत्रण है वो है सबसे पहले जो प्रभावित पौधे हैं उनको नष्ट कर दें और ये जो रोग है स्वस्थ पौधों से जो इसका प्रचार प्रसार होता है वो कीटों द्वारा होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए इमिडा क्लोरोपिड 3 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर आप इसका पर्णीय छिड़काव करेंगे तो फसल पर लगने वाले कीट जो है नष्ट हो जाएंगे, जिससे रोगग्रस्त पौधे से जो है स्वस्थ पौधे पर यह मोजैक रोग नहीं जाएगा। इसी तरह हमारे कुछ किसान भाइयों की फसल में माहू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। ये हमारी फसल की पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा आती है, जिसके कारण कंदों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता और उपज में काफी कमी आ जाती है। इस समस्या से बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को माहू का समय से नियंत्रण कर लेना चाहिए। तो कैसे करें इसका नियंत्रण? माहू कीट के लिए भी आप इमिडा क्लोरोपिड का ही प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप फसल सुरक्षा अपनी उचित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से एक अधिक उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं और किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कार्यक्रम में आगे भी आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। सूखे चारे की पौष्टिकता बढ़ाने हेतु किसान कैसे करें चारे को यूरिया से उपचारित? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन भाइयों के पास धान की कटाई गहाई के बाद जो पुआल बचती है, किसान अक्सर उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप इस चारे को यूरिया से उपचारित करते हैं तो इसकी पौष्टिकता को बढ़ाया जा सकता है, जिसे पशु बड़े ही चाव से खाते हैं। तो किसान भाई अपने स्तर पर सूखे चारे को यूरिया से उपचारित करके पौष्टिक कैसे बनाएं, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं एक पशु विशेषज्ञ हेमंत कुमार। चूंकि अभी हमारे किसान भाई धान का उपज प्राप्त कर चुके हैं और उनके पास प्रचुर मात्रा में पुआल है
और वो पुआल जो होता है किसान भाई अपना पशुओं के चारे के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन मैं एक बात किसान भाइयों को बतलाना चाहूँगा कि जो आप पुआल जो अपने जानवरों को खिलाते हैं उसमें जो पौष्टिकता रहती है वो बहुत ही कम रहती है, जिससे कि हमारे जानवरों का सिर्फ पेट भरता है लेकिन उससे पौष्टिक चीज़ उनको कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर एक उपचार यूरिया से अगर वैसे पुआल का हम उपचार कर देंगे तो वैसे जो पुआल होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा 3 से 4% तक हो जाती है। साथ ही साथ जानवरों को कैल्शियम और फास्फोरस की भी उपलब्धता बढ़ जाती है। यूरिया उपचारित चारे को पशु बड़े चाव से खाते हैं, अधिक पचाते हैं तथा प्रोटीन अंश भी बढ़कर 7.5 से 8% हो जाता है। इस प्रकार उपचारित सूखे चारे से अनुपचारित चारे की अपेक्षा 60 से 70% अधिक पोषक तत्व प्राप्त होता है, जो देशी गाय एवं भैंसों की ओसरों में अनुरक्षण आवश्यकता पूर्ति के अतिरिक्त 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन देह भार वृद्धि करता है तथा दुधारू गाय भैंस में 4 से 6 किलोग्राम दूध बिना खल्ली दाना खिलाए प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं इसका विधि बतलाऊंगा जो कि बहुत ही आसान विधि है। 100 किलो पुआल हमारे किसान भाइयों को ले लेना है, उसको एक पॉलीथीन के ऊपर उसको बिछा देना है। उसके बाद उसमें 4 किलो यूरिया का आप 50 लीटर पानी में घोल बना लीजिए अच्छे तरीके से, और उस घोल को उस पुआल में अच्छे तरीके से छिड़काव कर दीजिए। और उसके बाद उसमें 3-4 बार पैर से आप लोग उसमें चढ़ जाइए, जिससे कि वो जो घोल है वो अच्छे तरीके से उस पुआल पे मिल जाए। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसी तरह से आपको वो ढेर को धीरे धीरे बढ़ाना है, मतलब फिर 100 किलो उसमें आप पुआल डाल लीजिए और 4 किलो यूरिया और 50 लीटर पानी का घोल बना के उसमें छिड़काव कर दीजिए। इस तरीके से आप एक ढेर बना लीजिए और उस ढेर को आपको प्लास्टिक से अच्छी तरह से ढक देना है। ये सुनिश्चित कर लेना है कि उसमें हवा अंदर ना जा सके, और उसको 21 दिन आपको इसी तरीके से रखना है। 21 दिन तक उसमें रखने से जो यूरिया होता है उसमें केमिकल रिएक्शन पुआल के साथ करता है और उसको वो ज़्यादा पौष्टिक बना देता है। 21 दिन के बाद आप उस पुआल को बाहर निकाल सकते हैं। उस पुआल को निकालने के बाद उसको आप हवा में थोड़ा देर सुखा लीजिए। होता क्या है कि यूरिया का टूटने से उसमें अमोनिया गैस बन जाता है और अमोनिया के जो महक होता है उसके वजह से पशु उसको खाता नहीं है। और उसको अगर आप 15-20 मिनट हवा में सुखा लीजिएगा तो वो गंध उसमें ख़त्म हो जाता है और पशु उसको आसानी से खा सकता है। सावधानियां। उपचार हेतु स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार उतने ही पुआल का उपचारण करें जो 4 से 6 सप्ताह के लिए आवश्यक है। गेहूं के भूसे का उपचारण एक बार में 4 से 6 माह तक के लिए किया जा सकता है। यूरिया को पानी में भली भांति घोलें तथा यूरिया एवं पानी की मात्रा सही हो। यूरिया का घोल पशुओं की पहुंच से बाहर रखें, क्योंकि इस घोल के व्यवहार से पशु विष ग्रसित हो सकते हैं, मृत्यु का भी शिकार हो सकता है। यूरिया का घोल चारे के ऊपर समान रूप से छिड़कना चाहिए तथा ढेर बनाते समय चारे की हर तह को पैरों से अच्छी तरह दबाना आवश्यक है। ढेरी का आकार गुंबदनुमा होना चाहिए। ढेरी को पॉलीथीन चादर अथवा खाद की बोरियों से या सूखे चारे से अच्छी तरह ढकना चाहिए। अब इस पुआल को ध्यान देने योग्य बात है खिलाने में कुछ कि सबसे पहले तो जितना मात्रा में आप पहले खिलाते थे पशु को उतना ही मात्रा में इस पुआल को खिलाना है। ऐसा नहीं कि इसको बहुत अधिक मात्रा में अपने पशु को नहीं देना है, नहीं तो इससे यूरिया टॉक्सिसिटी या यूरिया का पॉइजन भी जानवरों में हो सकता है। साथ ही साथ 7 से 8 महीने के जो गर्भवती पशु वैसे पशुओं को आप ये उपचारित पुआल को नहीं खिलाना है, और 6 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही पशुओं को आप उपचारित पुआल नहीं खिलाइएगा। ये सब और जितने पशु उसको आप ये उपचारित पुआल खिला सकते हैं। उपचारित पुआल खिलाने से पशुओं का दूध उत्पादन में तो बढ़ोतरी होती ही है, साथ ही साथ जो आपको दाना में जो आपका जो खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से पशुपालक कम लागत में अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। फल बागों को क्षति पहुंचाने वाले मिलीबग कीट के नियंत्रण पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
हमारे राज्य में फलों की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और इस समय फल वृक्षों पर मिलीबग कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि पौधों की कोमल पत्तियों, टहनियों से रस चूस करके क्षति पहुंचाते हैं और ऐसे क्षतिग्रस्त पौधों से बहुत कम फलत मिलती है। तो किसान भाइयों, इस नुकसान से बचने के लिए आप कैसे करें मिलीबग कीट की रोकथाम, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर डी.के. जैन। आप देखेंगे कि अभी मिलीबग का आक्रमण भी चालू हो गया है। खासकर आप देखेंगे कि अमरूद और अनार में मिलीबग का आक्रमण चालू हो गया है। इसके शिशु कीट प्रायः नवंबर-दिसंबर में मिट्टी से बाहर निकलकर तने के सहारे चढ़ते हुए वृक्ष की कोमल टहनियों एवं फूलों पर एकत्रित हो जाते हैं तथा रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप शाखाएं एवं फूल सूखकर झड़ जाते हैं और फल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत थी कि आप नवंबर माह में अल्कातीन की शीट अगर लगा दे तो अभी मिलीबग की दिक्कत नहीं आती। मेलाथियान की 400 गज की अगर शीट आप लगा देते तने पे तो ये शिकायत नहीं होती। जिसके नियंत्रण हेतु पेड़ के पास की जगह को साफ रखें तथा अगस्त-सितंबर तक थाली की मिट्टी को पलटते रहें, जिससे इस कीट के अंडे बाहर आ जाते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही क्या करते हैं कि इसके जो थाले हैं उनको खोदते रहते और क्विनोलफॉस उसमें मिला देते तो मिलीबग की समस्या नहीं आती। पर अभी आप देखेंगे कि जहाँ मिलीबग ऊपर चढ़ गया है कि उन पौधों के ऊपर, तो इससे हमें निजात पाने के लिए किसान भाइयों डाइमेथोड है या प्रोफेनोफॉस है या फेनाथियान है, इसको हमें या मोनोक्रोटोफास है, इसको हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। यह ध्यान जरूर रखें कि किसान भाइयों इस कीट का नियंत्रण पाने के लिए यह इसकी सतह जो होती है इस कीट की वो बहुत चिपचिपी होती है, तो रसायन का इसके ऊपर प्रभाव कम पड़ता है। तो इसलिए इसको अभी जो अवस्था है इसी पे अब इसको हमें नियंत्रण में कर लेना है। इसके नियंत्रण के लिए एक काम और कर सकते हैं किसान भाइयों कि नीम ऑयल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के साथ में हमें ट्राइजोफास है उसको हमें 2 मिलीलीटर प्रति लीटर में मिला के और अच्छी तरह से हमें इसको छिड़काव करना है और 10-15 दिन बाद इस समय छिड़काव को वापस हमें दोहराना है। साथ ही ये ध्यान रखें कि जहाँ मिलीबग की समस्या है किसान भाइयों, वहाँ यह जरूर ध्यान रखें कि जो बगीचे की पूर्ण साफ सफाई रखें, उसमें गाजर घास या अन्य खरपतवारों को नहीं पनपने दें। अगर ये खरपतवार पनपेंगे तो इसकी संख्या और मिलीबग की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। तो बाग बगीचों को हमें हमेशा साफ सुथरा रखना है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि संबंधित प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है फतेहपुर के कृषक पुष्कर मिश्रा ने। यह सर्दी के मौसम में केंचुए एवं बर्मी पिट की प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पुष्कर मिश्रा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि किसान भाई देख रहे हैं, इस समय हम केंचुआ पालन जहां किया जा रहा है वहां पर खड़े हुए हैं। किसान भाइयों, इस समय इस मौसम पे, सर्दी के मौसम में जो वर्मी कंपोस्ट जो उत्पादन हो रहा है और केंचुआ पालन के लिए इस समय क्या क्या सावधानी इस सीजन में रखें उसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो किसान भाइयों आप लोगों ने देख रहे होंगे, जिस भी साइज़ की आपने बेड बना रखी है, चाहे वो 9x3 की हो या 6x3 हो या वैसे ही किसान भाइयों ने छाया में डाल करके रखा हो, तो किसान भाइयों को उसमें करना क्या है। एक सबसे पहला काम जो किसान भाइयों को करना है, जो केंचुए हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए उनका तापमान कम ना हो, ज़्यादा रहे, सबसे पहला काम ये करना चाहिए। या तो किसान भाई जो बेड है उसके ऊपर पुराल या पुआल को बिछा दें ऊपर से एक हल्की परत, या फिर इसके अलावा जो जूट के बोरे हैं उनको बिछा दें। किसान भाइयों को ये थोड़ा सा ध्यान रखें, जब पानी जिस समय दें तो पानी की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि गर्मियों की अपेक्षा बहुत कम नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतनी नमी बेड पर हमेशा रहती है। तो किसान भाइयों को हम गर्मी में क्या करते हैं, अक्सर देखते हैं कि जो हमने पुआल डाली है या जो जूट के बोरे डाले हैं ऊपर से ही पानी हम डाल देते हैं। एक तो ये काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ किसान भाइयों को चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि आसपास हमने देखा है कि कई किसान भाइयों ने बागों में भी कर रखा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पेड़ के नीचे जिन्होंने बेड बना रखी है
तो ऊपर से पाले का भी असर काफ़ी होता है। तो थोड़ा सा किसान भाइयों यहाँ पर ये करें कि आसपास बेड के आसपास थोड़ा सा हल्का सा धुआं जरूर कर दें जला करके, जिससे कि जो पाले का जो असर है थोड़ा सा रात में कम हो जाएगा। शाम के समय अगर कर देते हैं तो वहाँ कम पाले का असर रहेगा। और उसके बाद वहाँ पर किसान भाइयों वहाँ पर ज़रूर बोरी को, जूट की बोरी को ढक दें, जिससे कि जो तापमान है वो थोड़ा सा कम ना हो पाए और केंचुए हमारे सुरक्षित रखें। जहाँ तक किसान भाइयों इसमें पलटाई की बात है, जाड़े के दिनों में थोड़ा सा ध्यान ये रखें। गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं कि लगभग हफ्ते के अंदर ही पलटाई कर देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम इसको बढ़ा दें, पलटाई बार बार पलटाई ना करें और इसको लगभग 10-15 दिन के आसपास पलटाई करें किसान भाई। और देख लें ज़रूर कि कहीं पर ज़्यादा अगर सूख रहा है तो वहाँ पर देख लें कि अगर नमी बहुत कम है तब वहाँ पर थोड़ा सा फुहारे से पानी कर दें, नमी की मात्रा कर दें, और नहीं तो ज़्यादा गीला ना करें। बस ये थोड़ा सा किसान भाइयों को ध्यान यहाँ पर रखना होगा। किसान भाइयों को इसमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस समय किसान भाइयों को नया गोबर जब डालते हैं तो एक तो ये बात तो ज़रूरी है कि एकदम ताज़ा गोबर ना हो, पुराना लगभग 4-5 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। और जिस समय हम केंचुओं को इसमें कैसे डालें जाड़े के दिनों में, तो किसान भाइयों को चाहिए कि हम देखते क्या हैं, अक्सर देखते हैं, अभी भी मैं बेड में देख रहा तो चारों तरफ से जो देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सूखा तैयार हुआ रहता है और केंचुए लगभग बीच में आते हैं। तो जो किनारे से है उसको हटा करके दूसरी खाली बेड में ले जा सकते हैं किसान भाई, और उसमें गोबर डाल करके चारों तरफ से गोबर डाल दें और उसके बाद वो जो केंचुए बीच में हैं वो अपने आप केंचुए आ जाते हैं। या फिर अगर नहीं पहुंचते तो बीच में से गोबर सहित जो है उसको उठा करके जो गोबर दोबारा डाला गया है उस पर रख दें और उसके बाद ढक दें। तो इससे क्या होगा कि हमारी खाद भी तैयार होती रहेगी और जो अतिरिक्त जो गोबर है अतिरिक्त रूप से खाद भी समय कम लगेगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों थोड़ा सा जाड़े में के दिनों में ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि एक अच्छी खाद तैयार हो और उपयुक्त और केंचुओं का भी इसमें रहे, जिससे कि वो मरें कम। तो ये इस बात पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता। किसान भाइयों इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग वर्मी कंपोस्ट से अच्छा उत्पादन लेंगे और जिससे कि हमारा जो मृदा स्वास्थ्य है जिसकी ओर एक कदम बढ़ाया जा रहा है उसमें एक बड़ा अच्छी भूमिका होगी और मृदा स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो केंचुओं की देखभाल होगी, केंचुओं का जो उत्पादन है वो जाड़े के दिनों में जो कम हो जाता है वो कम से कम जाड़े के दिनों में हम बेहतर या उससे डबल कर सकते हैं, जिससे कि हम और अतिरिक्त रूप में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अलीगढ़ के कृषक गपेंद्र सिंह ने। यह सर्दी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो गपेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाई, आए दिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनमें आप देखेंगे कि ठंड के मौसम में आपकी गाय कभी खाना कम खाती है, कभी नहीं खाती है, कभी पतला पैखाना हो जाता है, कभी आपकी गाय उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। इस तरह की तमाम समस्याएं आप किसान बंधुओं को होता होगा। किसान बंधु, हम आपको इसके बारे में आगाह करेंगे कि जब कभी भी आपके आसपास या जहां रहते हैं वहां पर वातावरण में परिवर्तन होता हो, यानी कि वातावरण के तापक्रम में परिवर्तन होता हो, ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि आपकी गाय खाना नहीं खाएगी, गाय सुस्त रहेगी, उठने बैठने में तकलीफ होगी और दूध उत्पादन घट जाएगा। अतः किसान बंधु, ऐसी परिस्थिति में आप इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे और नज़दीक के पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उचित इलाज करवाएंगे और आप ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं। पशुओं में ये सभी समस्याएं ठंड लगने के कारण होती हैं। तो पशुओं को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कौन कौन से जरूरी प्रबंधनों को आप अपनाएं, आइए जानते हैं। आप अधिकतर ठंड के मौसम में गायों को समय से आप बाहर निकालें, जैसे सुबह धूप निकल जाए या फिर तापक्रम कुछ बढ़ जाए तो फिर आप अपने गायों को अपने खटाल से जहां रखते हो वहां से बाहर करें। पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर पशुओं के गोबर और मूत्र के कारण गंदगी फैल जाती है, जिसमें कई हानिकारक फफूंद और जीवाणु पनपने लगते हैं, जिनके संपर्क में आने पर पशु घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई कर चूना या राख का भुरकाव करना चाहिए,
जिससे पशुशाला में नमी कम रहेगी। साथ ही सप्ताह में एक बार लाल दवा से पशुशाला की सफाई करें। अपने गाय को जहाँ रखते हैं वहीं पर खाना दें, साफ सुथरा जगह पर खाना दें, जिससे कि आपके गायों में समय रहते खाना खाने की आदत बनी रहे। पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन। ठंड के मौसम में पशुओं के संतुलित आहार का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए, जिसको आप अपने स्तर पर बनाकर पशुओं को खिला सकते हैं। इसके लिए मुख्य अवयव इस प्रकार से हैं। ऐसे समय में जहां तापक्रम बहुत सारा फ्लक्चुएट करता है, जैसे कि रात का तापक्रम सामान्यतः 9 से 10 डिग्री होता है और दिन का तापक्रम सामान्यतः 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऐसे समय में आप ध्यान रखेंगे कि आपकी गाय ज़्यादा समय तक एक वातावरण में रहे, यानी कि अगर आप खटाल में रखते हैं उससे चारों तरफ से ढक के रखें, ठंडी हवा का प्रकोप ना हो और आपकी गाय में ठंड का प्रकोप नहीं पड़े। अगर आप हो सके तो जहाँ गाय रखते हैं खटाल के आसपास, गायों के नज़दीक शाम में धुआं जरूर करेंगे, क्योंकि इससे आपके खटाल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और आपके गायों में ऐसी समस्याएं पैदा नहीं होंगी। ऐसे समय में अगर आपको आभास होता हो कि आपके गायों में दूध का उत्पादन कम होता है, तो आप नज़दीक के पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे समय में कुछ बैक्टीरियल या कुछ प्रोटोजोआ जन्म लेते हैं, जो आपके गायों में बीमारी पैदा करेंगे और आपके गायों का दूध उत्पादन घट जाएगा। ऐसे परिस्थिति में आप अपने चिकित्सक से सलाह लेकर के इसका उचित सलाह लेंगे और उचित इलाज कराएंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु बटन मशरूम की देखरेख और प्रबंधन। सब्जी मटर की खेती करके अच्छी आय ले रहे एक सफल किसान का अनुभव। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।